अब चलिए बिल्कुल धीरे धीरे अगेन हम सारी बातों को समझेंगे और पढ़ेंगे कि क्या क्या वर्किंग्स हमें बनानी है। अंशु कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। ऑन 31 मार्च 14 द बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यानी उसने आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है इस बार। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट्स आपको बैलेंसेस वगैरह सब दे रखे हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15। उसने आपको कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश बुक बनानी पड़ेगी और मिक्स दिया हुआ है। ठीक है, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एक साथ उसने बैलेंस जो दे रखा है, आप देखिएगा ध्यान से, अब कैश एंड बैंक बैलेंस एक साथ दे रखा है, यानी डबल कॉलम नहीं बनाना है आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनेगी, एक साथ ही बैंक और कैश कॉलम चल रहा है। फिर आपको कुछ फर्दर डिटेल्स दी हुई हैं, ध्यान से सुनना। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स एट द रेट 10%, जीपी रेट इज गिवन। अब यहां पर एक पॉइंट आता है हमारे पास, आइए थोड़ा सा मैं जरा इस पॉइंट पर बात कर लेता हूं। कई क्वेश्चन में हमारे पास एक जीपी रेट की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। मेरी बात को अब आप ध्यान से सुनना। पहले एक कॉन्सेप्ट पॉइंट लिख लूं। whenever gross profit rate is given, आपके दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए जब क्वेश्चन में जीपी रेट गिवन होगी, क्योंकि यहां पर इसकी वजह से कुछ वर्किंग एक्स्ट्रा बनेगी आपकी। तो आप जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको जीपी रेट की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो दो चीजों पर ध्यान देना। जीपी रेट के होने की वजह से दो में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो सकती है आपकी। आपको पता है जीपी के दो बेसिक फैक्टर होते हैं। जीपी के दो बेसिक फैक्टर होते हैं, एक होता है फैक्टर सेल्स, सेल और कॉस्ट, और एक होता है सीओजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर जीपी रेट दी हुई है तो ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिक मतलब हो गया कि मेरे पास, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, अगर सेल्स 100 रुपए है, मुझे जीपी रेट 10% दी हुई है, तो इसका मतलब मेरी सीओजीएस जो है वो 90% हो गई। फिर दूसरी बात, सीओजीएस का जो इंपैक्ट होता है वो एक और तरीका होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, क्या आपको पता है क्लोजिंग, सॉरी, सीओजीएस को निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है। हाँ कैसे, और एक फॉर्मूला आपको पता ही है, सेल्स माइनस जीपी कर देते हो तो भी सीओजीएस आता है। अब एक बात को समझना, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, कई बार वो सीओजीएस मिसिंग कर देगा, या वो परचेजेस मिसिंग कर देगा, या इनका डेटा देगा, परचेज का डेटा दे देगा, सेल्स मिसिंग कर देगा। तो मैं सीओजीएस निकाल लूंगा, सीओजीएस से मैं सेल्स निकाल सकता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना बिल्कुल। जब भी ये जीपी रेट होना, आपके दिमाग में इसके फैक्टर हमेशा मौजूद रहने चाहिए कि पक्का पक्का इनमें से कोई चीज मिसिंग चल रही होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या मिसिंग हो सकता है वो सुनना। सेल्स मिसिंग हो सकती है, आ जाओ। अगर सेल्स मिसिंग है तो इसका मतलब पहले मुझे सीओजीएस निकालनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर मैंने सीओजीएस निकाल लिया, ध्यान से सुनना, और जीपी रेट अगर 10% है तो इसका मतलब जो सीओजीएस है वो 90% हो गई कि नहीं हो गई? होगी सर। तो अगर मुझे सीओजीएस का अमाउंट मिल गया और मुझे ये भी पता लग गया कि जो सीओजीएस है वो सेल्स का 90% है, तो क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूं? क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूं? भाई मैं हाँ बहुत सर। शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूं, मैं कोई आज मराठी या तमिल थोड़ी बोल रहा हूं। शांत बैठे हो, वापस सुनो, मेरी बात को फिर सुनना। मैंने आपको ये बोला, मुझे क्वेश्चन में जीपी रेट गिवन है, मान लो 10%। तो अब इसका मतलब आप समझते हो कि मेरा जो सीओजीएस होगा वो 90% हो गया। बोलो क्लियर? हाँ सर। अब अगर सीओजीएस 90% मैं निकाल पाऊं किसी तरीके से, तो क्या मैं सेल्स निकाल सकता हूं? हाँ समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं आपको क्वेश्चन में ये बोल दूं कि जो सीओजीएस है वो 1,80,000 रुपए है, तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो सीओजीएस 180 आई, ये सेल्स का अगर 90 है, 90%। हाँ डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दूंगा तो सेल्स आ जाएगी। बोलो क्लियर? हाँ सर, निकाल सर। चलो अब दूसरी बात सुनना। अगर मुझे, मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं क्वेश्चन में, इस एडजस्टमेंट की, इस एक लाइन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी मिसिंग वैल्यू होती है, और ये जनरली एग्जाम में कई बार गलत हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते इस पर। आओ, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सेल्स गिवन है, आपको सेल्स गिवन है। मान लो मैंने बोला कि सेल्स आपकी 1,80,000 है, तो सेल्स अगर गिवन है तो सीओजीएस निकाल सकता हूं। सेल्स 180 है, उसका अगर 90% कर दूंगा तो सीओजीएस आ जाएगा क्या? हाँ सर। आ जाएगा, वेरी गुड, यहां तक समझना। अब अगर सीओजीएस आ गया और मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो क्या मैं परचेजेस ढूंढ सकता हूं? हाँ सर। तो देखो, यानी इस एक से परचेजेस भी निकलवा सकता है वो। जीपी रेट अगर क्वेश्चन में दे दी तो मे बी पॉसिबल वो परचेज गायब कर दे। तो अब परचेज निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं स्टॉक अकाउंट बना के निकाल लूं, या फिर मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन से निकाल लूं। यानी पहले सेल्स को मल्टीप्लाई करूंगा सीओजीएस के परसेंटेज से, यानी अदर देन जीपी, तो टोटल सीओजीएस आ जाएगी। टोटल सीओजीएस को इस इक्वेशन में डाल दो, टोटल सीओजीएस को इस इक्वेशन में डाल दो, तो मैं परचेज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। देखो, तीन बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, या आपस में लिंक है। परचेज हो सकता है मिसिंग हो, आपको निकालनी पड़े क्योंकि जीपी रेट दे रखी है। सीओजीएस मिसिंग हो सकती है, सेल्स मिसिंग हो सकती है, कुछ भी चीज आपको दे सकता है, लेकिन जीपी रेट का होना ये पक्का बताएगा इन तीन आइटम का यूज करके कहीं ना कहीं मिसिंग वैल्यू निकलेगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में जीपी रेट आ जाए तो आपके दिमाग में ये एक चार्ट बिल्कुल क्लियरली अराइज हो जाना चाहिए कि भैया जीपी रेट का मतलब हो गया दो फैक्टर, सेल्स और सीओजीएस, और सीओजीएस निकालने का एक और फैक्टर है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इन केस मेरी कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी, मैं इस जीपी रेट का यूज करके उसे निकाल सकता हूं। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, आ जाओ। सर इसमें अगर ये परचेजेस ढूंढने के लिए देगा है ना, तो अपन सीओजीएस की देगा ना ये रेट, मतलब अपन पता कर लेंगे 90% है। मैंने बोल ही दिया ना, क्वेश्चन में दिख ही दिया ना उसने, 10% जीपी रेट है, तो इसकी रेट तो पता लग गई ना मुझे ऑटोमेटिकली। देगा थोड़ी, क्या हाँ पता कि ही लग नहीं। गई। अब सेल्स अगर मैंने आपको दे दी तो सेल्स का वो परसेंटेज निकालोगे तो सीओजीएस आ गया। सीओजीएस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करोगे तो परचेज आ गई। एक के बाद एक खुलता जाता है क्वेश्चन, बस आपको ये देखना है दी हुई अमाउंट, दी हुई फिगर से वर्किंग्स कैसे ढूंढोगे आप, बस आ जाओ। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी इस बार बी आर का भी ट्रांजेक्शन आ गया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो डेटर अकाउंट भी बनेगा, बीआर भी बनेगा। बैलेंसेस में भी पता लग जाएगा, इस बार आपको डेटर के बैलेंसेस, बीआर के बैलेंसेस, क्रेडिटर के बैलेंसेस, बिल्स पेबल के बैलेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बैलेंसेस,
प्रीपेड इंश्योरेंस के बैलेंसेस, बहुत सारी बातें दे रखी हैं, तो यानी बहुत सारे अकाउंट बनने होंगे इस बार। आओ, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर दे रखा है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर दे रखा है, बीआर एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर दे रखा है, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की कुछ बातें दे रखी हैं, ओहो, फिक्स असेट का डेप्रीसिएशन भी दे रखा है, फिर आपको इनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको क्या बनाना है? P&L अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है। चलिए अब मैं काम स्टार्ट करता हूं। मुझे क्वेश्चन को पढ़ के मेरे कुछ अकाउंट का पता लग गया। मुझे पता लग गया कैश और बैंक अकाउंट बनेगा, डेटर और बीआर अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर और बीपी अकाउंट बनेगा। इतने अकाउंट तो बनने ही बनने हैं। तो आइए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था फॉर्मेट्स बना बना के रखने पड़ेंगे आपको। इस चैप्टर को करने का तरीका ही यही है, पहले फॉर्मेट्स बना लो ताकि एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते जाओगे। लीजिए, कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए मैंने ये अकाउंट ले लिया। उसके बाद मैं दो अकाउंट बना लेता हूं, एक डेटर और एक बीआर। सर ये जो अपन को लाइबिलिटी, ये जो लाइबिलिटी एसेट गिवन होती है, इसमें जो भी सारे गिवन है ये सारे बनते हैं ना? कोई जरूरी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। मान लो बीआर और बीआर के कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो, केवल ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो मैं डायरेक्ट बना दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बनाओगे तो भी डायरेक्ट पता लग जाता है अगर सिंगल है तो। आप तो ये रख लो कि अगर बैलेंसेस दिए हुए हैं तो बना दो। हाँ सर, मैं वही बोल। क्योंकि इसमें क्या है, हमें सोचना पड़ेगा कि बस किस तरह से हमको अकाउंट्स बनाने हैं। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया डेटर अकाउंट। अब मैं बना दूंगा बीआर अकाउंट। स्पेस आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है, देखो। उसके बाद बनेगा मेरा क्रेडिटर अकाउंट। सर डेटर के बाद किसका बनाया है? बीआर। और क्रेडिटर के बाद बनाऊंगा बिल्स पेबल अकाउंट। इसके क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि दो दो क्लास लगती है एक क्वेश्चन में। दीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस वगैरह के अकाउंट में मैं बना लूंगा अगर मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले मैं इंफॉर्मेशन को अब लिखना चालू करता हूं ताकि इंफॉर्मेशन कम होती जाए। हालांकि पक्का पक्का एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा तो सही। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है। प्रीपेड के लिए जो फायर इंश्योरेंस है उसका भी कुछ पॉइंट है, हम लेकिन उसको लेटर ऑन डील करते चलेंगे। सबसे पहला काम बैलेंस बना लिया आपने सबने अकाउंट। हाँ सर। सबसे धीरे धीरे प्रोसेस समझो, बस प्रैक्टिस नीड प्रैक्टिस, इस चैप्टर नीड्स ओनली प्रैक्टिस। ओपनिंग बैलेंसेस उतार दो। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है? 120। आ जाओ, डेटर का दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का बैलेंस है 222।
BR का बैलेंस 90 है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90। क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है 8,70,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर है 8,70,000 और बिल्स पेबल का भी बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस सर इस बार सेग्रीगेट नहीं करना कैश नहीं करना ना। आप देखो तो सही, बैलेंस एक साथ दिया हुआ है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी कंबाइंड बैलेंस दे रहा है। सेग्रीगेट करोगे कैसे आप? कैसे बताओगे कैश और बैंक? एक 20 में कैश कितना है और बैंक कितना है? जब क्वेश्चन नहीं हमें बैलेंसेस एक साथ दिए हैं तो हमें एक साथ ही बनाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन के बियॉन्ड जाकर वर्किंग नहीं कर सकते। बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए बिल्स पेबल का कितना है? 1,87,500। ये पॉइंट सबको क्लियर है? मैंने सबसे पहला काम किया, जो बैलेंसेस मेरे पास थे मैंने वो उतार लिए। आओ अब अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को कैश सेल्स दे रखी है, जल्दी से बताइए कैश सेल की एंट्री क्या होती है आपकी? टू सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डेबिट टू सेल तो तीन के मैंने लिख दिया टू सेल्स, वो हमारे पास आ गई 1,10,70,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर दे रखा है, एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कितना? 22,65,000। तो इमीडिएटली इसकी लेजर पोस्टिंग डेटर अकाउंट में डाल दो, बाय कैश। बस मेरा एक ही पॉइंट है जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एंट्री को पूरा करना। भूल गए ना, अगर मान लो करते समय मैं भी भूल जाऊं तो मेरा भी आंसर पक्का पक्का गलत आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो क्वेश्चन को लाइन से पढ़ते जा रहे हो लेकिन किसी आइटम को मिस कर दिया तो बाद में ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कौन सा आइटम मिस हुआ। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर में आ गया 22,65,000। बिल्कुल धीरे धीरे करो, आराम से आगे बढ़ते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, जल्दी से बताइए क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर बाय क्रेडिट तो ये आ गया बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है 1,12,60,500। बाप रे, 1,00,00,000। तो क्या ये अमाउंट क्रेडिटर अकाउंट में भी आ जाएगा? हाँ सर। तो ये आ गया कैश टू कैश या बैंक। चलिए, पेड फॉर बिल्स पेबल, हमने बिल्स पेबल का पेमेंट किया है तो एंट्री बनी बीपी टू कैश। यस सर। तो बाय बाय बिल्स पेबल कितना? 12,22,500। तो इसका मतलब इसकी एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट में भी हो जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश आगे बढ़ो। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं 931,050। एक्सपेंस टू कैश पेमेंट की एंट्री क्या हो गई? एक्सपेंसेस टू कैश, तो ये आ गया बाय 500 एक्सपेंस बाय एक्सपेंस लिख दिया मैंने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सन्ड्री वर्ड नहीं लिखा था। कितना है फिर इसका अकाउंट किसका? एक्सपेंसेस वाला बना दूंगा, अभी मैंने आउटस्टैंडिंग को अभी डील नहीं किया ना। मैं वही चेक कर रहा हूं कि एक्सपेंसेस में किस तरह से मैं अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, दो तरह की बातें हैं।
एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग भी है और प्रीपेड भी है, समझ रहे हो? यस यानी सर। अब प्रीपेड इंश्योरेंस का है, लेकिन अब आपको पता है कि प्रॉब्लम ये है कि आपको एक अमाउंट दे रखा है, एक एडजस्टमेंट दे रखा है, तो अभी मैंने एक्सपेंसेस को डील नहीं किया। इसकी चर्चा मैं आपके साथ आराम से करूंगा, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है इसमें प्रीपेड भी चल रहा है और आउटस्टैंडिंग भी चल रहा है, और वो भी अलग अलग का। अब ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कौन से हैं मुझे नहीं पता, प्रीपेड के आगे तो फिर भी उसने लिख दिया कि ये जो प्रीपेड है ये केवल और केवल किसका है, इंश्योरेंस का है। तो मैं थोड़ा सा रुक के डील करूंगा, लास्ट में बनाऊंगा इसके अकाउंट में। आ जाओ, ड्राइंग्स आपने की है 3,60,000, तो बाय ड्राइंग्स आ जाएगा। यस सर। बाय ड्राइंग्स कितना, 3,60,000। अब उसने मुझे डायरेक्टली क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, और मुझे अभी कोई पॉइंट यहां नहीं दिए, बट अभी मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं। रीजन मे बी पॉसिबल अभी कुछ और आइटम आने बाकी हो, जैसे सेल तो कैश की आ चुकी है, लेकिन कैश परचेजेस अभी तक यहां नहीं आई। हम इसको आराम से बाद में देखेंगे, अभी मैंने क्लोज नहीं किया। देखिए तरीका समझना, क्लोजिंग बैलेंस लिखने की जल्दी मत करना, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पूरे क्वेश्चन को करने के बाद लिखना है, ताकि ये गलती नहीं हो कि सर हमारे पास जगह नहीं बची थी, हमने क्लोजिंग बैलेंस यहीं लिख दिया, अब इसके नीचे लिख दें क्या। क्लोजिंग बैलेंसेस को एक बार छोड़ दो। आओ, पहला पैराग्राफ डील हो गया पूरा, केवल क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ध्यान रखना। आ जाओ, फर्दर डिटेल्स, जीपी ऑन सेल्स लेटर ऑन डील करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ भी डेटा अवेलेबल ही नहीं हुआ, ना तो मुझे टोटल सेल्स पता है। रीजन, कैश सेल तो आ गई, अभी तक क्रेडिट सेल नहीं आई है। अगर टोटल सेल्स मिल जाती तो मैं जीपी रेशो को काम में ले सकता था। एनालिटिकल बनो चीजों को लेकर। देखो, जीपी रेट 10% है, अगर मुझे टोटल सेल्स पता लग जाए तो मैं सीओजीएस निकाल सकता हूं। हाँ सर। लेकिन मुझे अभी तक केवल कौन सी सेल पता लगी है, कैश। कैश, क्योंकि अभी तक डेटर अकाउंट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी तक मेरे पास क्रेडिट सेल का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैं जीपी रेट को अभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, बीआर फ्रॉम डेटर्स, जल्दी से बताओ, डेटर से बीआर आए, बीआर टू डेटर बाय एंट्री बनी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर बाय बीआर। डेटर में तो आ गया बाय बीआर, कितना 6525। और बीआर अकाउंट में क्या आ गया, बीआर अकाउंट में आ जाएगा टू डेटर्स, टू डेटर्स। टू डेटर्स। कितना था, 6,52,000। 652500। बोलो ये एंट्री भी क्लियर है अब आपको। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, क्या हुआ, एक बार ये वापस बताना ये वाली देखो एंट्री। ये बोल रहे हैं कि हमें बीआर है हमारे पास, तो बीआर ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, बीआर टू डेटर। तो बस मैंने दोनों में लेजर पोस्टिंग कर दी, तो बीआर अकाउंट में तो आ गया टू डेटर्स और डेटर्स अकाउंट में आ गया बाय बीआर। ओके। अब है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो डेटर अकाउंट में बाय डिस्काउंट आ जाएगा। बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय डिस्काउंट अलाउड कितना, 54। आ जाओ, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है तो क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट सर क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट। क्रेडिटर टू, कितना है 42,000। 40। ये मैंने डिस्काउंट की एंट्री डाल दी। आगे बढ़ते हैं, बीआर एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर,
अगर मैंने कोई बीआर एंडोर्स किया है तो बीआर एंडोर्स की एंट्री होती है बीआर क्रेडिटेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। वापस सुनना, मेरे पास जो बीआर आए थे मैंने वो किसी और को दे दिए, तो मैंने जब अपने क्रेडिटर को बीआर दिए तो एक तरह से मैंने उनका सेटलमेंट कर दिया। तो एंट्री बनाऊंगा टू बी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो क्रेडिटर में आ गया टू बीआर कितना, 500 सर 22,500। तो बीआर बाय क्रेडिटर्स, ये लीजिए ये एंट्री भी हो गई। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को अभी छोड़ दो क्योंकि हमने अभी इंश्योरेंस के ऊपर बातें नहीं की हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट 10% है। तो देखिएगा आपके पास असेट कितनी दे रखी है, असेट बताइए कितनी दे रखी है, 225। क्या असेट का कोई क्लोजिंग बैलेंस, देखो हमने पूरे यहां तक के ट्रांजैक्शन पढ़ लिए, कोई परचेज सेल ऑफ असेट नहीं थी, यानी असेट के रेस्पेक्ट में केवल एक ट्रांजैक्शन हुआ है डेप्रीसिएशन का। लिख दो, चलो अपन बना लेते हैं असेट अकाउंट। 5,000 सर वो मैं इसलिए बोल रही थी कि जो भी बैलेंस गिवन होते हैं ना वो सारे अकाउंट बना लेते हैं, उससे क्या इजी। बनाते चलूंगा ना मैं, कहाँ दिक्कत है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताइए असेट का बैलेंस कितना दे रखा है, हो जाता है जिसमें जो जाएगा वो चल जाएगा। यहां आ जाएगा बाय 2,20,000 22,500, ठीक है। बाद में देखेंगे, क्लोज नहीं कर रहा हूं मैं अभी, कोई ट्रांजैक्शन कहीं बीच में से आ गया तो मैं देखूंगा। अब मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस मिल गए, अब मुझे स्टॉक का क्लोजिंग मिल गया, डेटर का क्लोजिंग मिल गया, बीआर का क्लोजिंग मिल गया, बीपी का क्लोजिंग मिल गया। आओ पहले जिन जिन के क्लोजिंग मिल गए जरा उनको लिखें। स्टॉक अभी छोड़ दो, डेटर 228, डेटर अकाउंट में जाओ। बताओ बैलेंस कैरिड डाउन डेटर का कितना आ गया, डेप्रिसिएशन है? सर डेटर का है 2,28,000। 2,28,000। अब मुझे बताओ, मैंने डेटर अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज कर दिया, लेकिन अभी डेटर अकाउंट में एक वैल्यू मिसिंग है और वो मुझे चाहिए थी क्रेडिट सेल। तो एंट्री आ गई डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट पे। अब बैलेंसिंग फिगर इस अकाउंट को क्लोज कर सकता हूं, 22,65 प्लस 6,52,500 प्लस 54 प्लस 2,28 माइनस 2,22। इसका मतलब मेरी जो क्रेडिट सेल है वो कितनी आ गई, 29,77,500। बोलो क्या पहले अकाउंट का पॉइंट समझ में आ गया सबको? डेटर से रिलेटेड क्लोजिंग बैलेंस उसने मुझे दे दिया, तो मैंने इमीडिएटली क्लोजिंग बैलेंस लिखा और बैलेंसिंग फिगर मैंने सेल्स निकाल ली। अब दूसरा मुझे बीआर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 210, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 210। अब मुझे बताओ आपका क्या बीआर में कुछ बैलेंस आ रहा है क्या, जरा बीआर का बैलेंस निकालो। क्रेडिट हाँ सर आ रहा है सर, क्रेडिट साइड में आएगा। अब जरा सोचो, 5 अब जरा सोचो बीआर में जो ये बैलेंस हो रहा है वो क्या होगा। देखना, सुनो मेरी बात को धीरे धीरे। मेरे पास बीआर पड़े थे 90 के,
यानी मुझे इस BR के रेस्पेक्ट में 90,000 रुपए मिलने चाहिए थे क्या? 1,10,000। हाँ सर। मिलने चाहिए थे। मैंने इस बार नए BR लिखे 6,52,500 के। इसका मतलब मुझे 90 का पैसा तो ये मिलना था, 6,52,500 ये मिलना था। मुझे करंट ईयर में 7,42,500 रुपए मिलने थे। बोलो एग्री? यस सर। उसमें से इतने BR मैंने अपने क्रेडिटर को दे दिए, तो इनका पैसा मुझे नहीं मिलेगा। हाँ और इतने के अभी भी BR है, तो इसका मतलब बाकी BR का मुझे क्या मिल गया होगा? कैश। कैश मिल गया होगा। तो यहां पर मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया बाय कैश। सर। यस सर। हाँ सर माइनस। अच्छा मेरे पास में बिल अभी ज्यादा पड़े हैं और कुछ का भी नहीं आया। बिल तो इतने से ही पड़े हैं, जबकि बिल लिखे गए हैं 7 लाख कुछ के, तो भैया बाकी कहाँ गए? इसका मतलब पैसा आ गया। एनालाइज करो चीजों को। मैं बोल रहा हूं 90 के BR शुरू से पड़े थे, ड्यूरिंग द ईयर 6,52,500 के BR और लिख दिए, तो मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए था या यस इतने के सर। BR होने चाहिए थे। अब यस सर। मेरे पास BR तो बचे हैं केवल 2,10 के, और 25 मैंने एंडोर्स किए, तो भैया बाकी के बिलों का क्या हुआ? तो इसका मतलब बाकी के बिल मैच्योर हो गए होंगे और आपको उन बिल के रेस्पेक्ट में पैसा मिल गया होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कैश रिसीव्ड हुआ होगा आपको, तभी ये BR खत्म हुए। बताओ कितना कैश मिला? यस सर 5 लाख। आप समझ रहे हो 5 लाख 10। अगर 5-10 का कैश मिला तो ये कैश अकाउंट में भी आया होगा। कैश अकाउंट में कैश टू अकाउंट डेबिट BR। 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 ये लीजिए, अब मेरा BR अकाउंट भी क्लोज हो गया। बोलो क्लियर यहां तक? हाँ सर। आ जाओ। क्रेडिटर, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, और एक और समस्या आ गई, क्रेडिटर में परचेज भी पता नहीं है। दो चीजें मिसिंग हैं, अभी इस अकाउंट को क्लोज नहीं किया जा सकता। एक ही चीज बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है, वापस से सुन लेना। मेरे पास क्रेडिटर में दो चीजें मिसिंग हो गई ना। देखो, अगर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता तो मैं बैलेंसिंग फिगर परचेज निकाल लेता, हाँ सर। और अगर परचेज पता होती तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेता। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब इन दोनों में से एक वैल्यू तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। अब काम आएगी तभी। GP रेट। अब काम आएगी GP रेट। आ जाओ। अगर GP रेट गिवन है, टोटल सेल्स आ चुकी है, तो COGS आ जाएगा। COGS आ जाएगा तो परचेज आ जाएगी। बोलो हाँ। परचेज आ जाएगा। हाँ सर। आ चुकी है। आपके पास कैश सेल्स भी आ चुकी है, आपके पास क्रेडिट सेल्स भी आ चुकी है। आपके पास दोनों सेल्स आ चुकी हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। हाँ सर 2140475। आ जाओ, अब अपन अगले वर्किंग पर चलते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ टोटल सेल्स कितनी है? 00। टोटल सेल्स का सर मतलब हुआ 1 कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब हुआ कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। कैश बुक से तो उठाओ कैश सेल, वो थी आपकी 1,10,70,000। प्लस डेटर अकाउंट से उठाओ क्रेडिट सेल, डेटर 297750 77500 140 277 टोटल कर देते हैं 1,10,70,000 प्लस 2977,500 1,40,47,500। बोलो यहां तक क्लियर?
Yes, sir. सर कैसे आया सर, एक बार फिर से बताओ, ये क्रेडिट सेल कैसे आई? क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में निकाली हुई है आपने ऑलरेडी, बैलेंसिंग फिगर ये रही देखो, डेटर टू सेल्स की एंट्री हुई थी, तो ये क्रेडिट सेल ही तो होती है। अच्छा, और कैश बुक में जो सेल आती है वो कैश सेल आती है। ओके सर, तो मैंने दोनों सेल्स को ऐड कर दिया। क्लियर? ओके सर। जीपी रेट कितनी दे रखी है? 10%. 10% ऑफ सेल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो सीओजीएस है वो 90% ऑफ सेल्स हो गई? बताओ। हाँ सर. अगर जीपी रेट 10% ऑफ सेल्स है तो सीओजीएस 90% ऑफ सेल्स हो गई, तो सीओजीएस निकाल दो। तो सीओजीएस इज इक्वल टू 1,47,500 का 90% निकाल दो। सीओजीएस आ गया 1,26,42,750। सर हमें पता है सीओजीएस बराबर होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस सर आपने निकाल ली 126,42,750। जल्दी से सर ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है। जीपी रेट 10, यस सर। ओपनिंग स्टॉक है 9,15,000 प्लस परचेजेज मुझे नहीं पता, माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे रखा है 9,75,000। सर 9,15,000। सर कौन से पॉइंट में बड़ी बताना? तो क्या चीज? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंसेस जहां सारे दे रखे हैं आपको, जहां से आपने डेटर का उठाया, बीआर का उठाया, वहीं आपको स्टॉक इन हैंड दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। पॉइंट नंबर 3, सारी असेट्स के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, असेट और लाइबिलिटी के। यस सर। हेंस अब मुझे परचेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा सब। 126,42,750, ये 9,15 इधर लाऊंगा तो माइनस का तो हो जाएगा 9,15, और ये माइनस की वैल्यू अगर इक्वल टू के इधर लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगी, और अल्टीमेटली यहां बच जाएगा परचेजेस। आ जाओ। तो 126,42,750 प्लस कर दो इसमें 9,75 और माइनस कर दो इसमें 9,15। कितना आ गया? 127002750। बताओ क्या यहां तक की बात सबको समझ आ गई? मैंने अपने अब उस फॉर्मूले का बेसिक यूज किया और उससे निकाल लिया। अच्छा मुझे बताओ, क्या कैश बुक में कोई परचेजेस की कैश परचेजेस दी हुई है अभी तक आपको? नहीं सर। नहीं, तो इसका मतलब ये सारी परचेज क्या होगी आपकी? क्रेडिट परचेज होगी Credit. भाई, क्योंकि आपने देखो पेमेंट टू क्रेडिटर दिखा रखा है, ध्यान से समझो, आपने पेमेंट टू क्रेडिटर दिखा रखा है, इसका मतलब आपकी जो परचेजेज है वो किसमें होती होगी? क्रेडिट में। Credit पे सर. क्रेडिटर अकाउंट की वैल्यू आ गई। मैं सर क्रेडिट, नहीं आए हुए वापस बताओ। भाई ये परचेज निकाली हुई है ना आपने, हाँ अब आपको ये नहीं पता ये परचेज कैश है कि क्रेडिट है। यस सर। तो कैश परचेज अगर क्वेश्चन में होती तो कैश बुक में आ चुकी होती। फिर दो हाँ चीजें मिसिंग नहीं हो सकती कभी भी। देखो आप अगर दो चीजें मिसिंग होंगी ना तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे आप। तो मुझे यहाँ ज्यूम करना पड़ेगा कि मेरी ये जितनी भी परचेजेज है वो पूरी की पूरी परचेज क्या हो रही है? क्रेडिट में हो रही है, तभी मेरा Credit. क्रेडिटर चल रहा होगा। पर सर दोनों के चांसेस तो इक्वल ही है ना कि वो भी हो सकता है कैश। कैसे हो सकता है भाई? आप समझो इक्वली मतलब
क्रेडिटर को इतना पेमेंट किया, बिना परचेस किए क्रेडिटर को पेमेंट कर दोगे क्या करोड़ों रुपए का? हाँ ये भी आप ये भी तो देखो, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना था? क्रेडिटर का जरा एक मिनट। 8,70,000 रुपए, हाँ और 1 करोड़ रुपए दे रहे हो आप सामने वाले को। इसका मतलब क्रेडिट परचेस तो 100% है क्वेश्चन में। हाँ क्रेडिट परचेस तो 100% है। अब हाँ, प्रॉब्लम ये, मुझे कैश का नहीं पता लग रहा। ठीक है, अच्छा चलो अपन इस बात को अभी यहां पर अगर बोलें तो अगर मैं एक बार कैश का बैलेंस निकाल कर भी चेक कर लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे ट्रांजैक्शंस नहीं पता सारे। अगर मुझे ये लग रहा है ये लो, मैंने अगर यहीं पर इस चीज को चेक किया तो मुझे ये पता लग गया कि अब कैश का जो बैलेंस बच रहा है वो एग्जैक्टली क्लोजिंग के बराबर ही बच रहा है। तो इसका मतलब कैश परचेज तो 0 है। मैं यहां से भी चेक कर लिया, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। मुझे ये लगा कि अब मैंने कैश के सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए, क्या एक बार चेक कर लूं क्लोजिंग बैलेंस को? तो आप निकाल कर देखो, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। चीजें चेक करनी पड़ती है हमें बीच बीच में। क्लोजिंग बैलेंस है 190। अब कैश बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब कैश परचेजेस तो हुई ही नहीं है आपकी। देयर इज नो कैश परचेजेस। तो इसका मतलब आपने जितनी भी परचेज निकाली वो परचेज क्या है आपकी पूरी की पूरी। अब यहां से कंफर्म हो गया, लिख दो बाय परचेजेस। मेरी बात समझ आई? भाई मुझे ये डाउट लगा कि कहीं इस टोटल परचेज में कैश तो नहीं है, तो मैंने कैश अकाउंट को मैच करके देख लिया, कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बराबर आ गया। कुछ डिफरेंस बचता तो कैश परचेज होती, यस सर। वो है ही नहीं डिफरेंस, तो इसका मतलब पूरी क्रेडिट परचेज है। सर ये बराबर किसके आया, आप क्या बोल रहे हो? बैलेंस निकालो, बैलेंस दे रखा है ना आपको, क्लोजिंग बैलेंस 190950। हाँ सर। अब कुछ भी नहीं बच रहा इस अकाउंट में, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर हो गया। तो जब कुछ बैलेंसिंग फिगर बच ही नहीं रहा तो इसमें तो कोई एंट्री परचेज सेल की अब हो ही नहीं सकती ना। हाँ सर। तो इसका मतलब अगर मान लो क्रेडिट साइड कुछ शॉर्ट पड़ता तो मैं बोलता कि मैंने क्या किया है, या डेबिट साइड शॉर्ट पड़ती तो मैं सोचता कि कोई चीज बैलेंसिंग फिगर है। अगर मैं कैश परचेज करता तो एंट्री बनती परचेज टू कैश, तो यहां पर कुछ बैलेंस बचना चाहिए था ना मेरा। यस सर। बट मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस मैंने जैसे ही लिखा तो मेरा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। ओके सर। तो इसका मतलब पूरी की पूरी परचेज जो है वो क्रेडिट है। Credit। कितनी आई थी ये? 127,02,750। अब मुझे बताओ, क्या क्रेडिटर अकाउंट की एक मिसिंग वैल्यू आ गई क्या आपके पास? यस सर। लेकिन अभी एक और समस्या है, बीपी अकाउंट भी चल रहा है आपका। आप मुझे एक बात बताओ, अब सुनो, थोड़ा सा देखो चीजों को समझो। बीपी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? सर 187 बीपी को ओपनिंग एक बात बताओ, बैलेंस एक बात बताओ, 1875। एक बात बताओ, मेरा 187,500 का ओपनिंग बैलेंस था, इसका मतलब मुझे पेमेंट इतना ही करना था ना? हाँ सर। यस सर। मैंने पेमेंट कितना कर यस दिया? सर। मैंने पेमेंट कितना कर दिया? ज्यादा कर दिया 12 लाख। और प्लस क्लोजिंग बैलेंस भी बचा हुआ है, वन अभी भी पेमेंट होना बाकी है। यस सर। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर नए बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? हुए हैं सर। 5 इसका क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना है? तो बताओ, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हो तो एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, तो यहां आएगा बाय क्रेडिटर्स। कितना आया बताओ? सर परचेजेस सिर्फ आपने इसमें लिखे ना क्रेडिटर के अकाउंट तो यही लिखूंगा परचेजेस तो। में। हाँ सर मैं पूछ 12 सॉरी कितना था ये,
12,22,500 प्लस 210 माइनस 187,500, तो बताओ कितना आ गया? 12,45,000। 12 लाख। इमीडिएटली इसकी 45। क्रेडिट में ये है बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बोलो ये पॉइंट समझ आ गया? यस सर। अब अगर इसकी एंट्री मैं एक और कर देता हूं, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट में भी जाएगी, हाँ सर। हाँ सर। तो क्रेडिटर टू बीपी कितना आ गया? और अब इसको क्लोज कर दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, जल्दी से निकाल लो। 870 प्लस 1,27,027,500 माइनस 1,12,60,500 माइनस 42,000 माइनस 22,500 माइनस 12,45,000। अभी भी कितना बच गया? क्रेडिटर में जल्दी बताओ, बैलेंस निकालो कितना बचा? 10,02,750। ये मेरा क्रेडिटर अकाउंट। ये मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर अकाउंट बन गया।